सो हेलो एवरीवन, अ गर्ल लाइक मी के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 3 की शुरुआत में ग्रैंड मदर रोंगशे को बताती है कि शुरुआत में रोंग फैमिली और बान फैमिली काफी अच्छे दोस्त रहा करते थे और ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ तुम्हारे ही फादर को मारा बल्कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी मारा था। उन्होंने तुम्हारे फादर और मेरे हस्बैंड को साथ में ही पॉइजन पिलाया था, लेकिन बस अंतर यही था कि तुम्हारे फादर तुरंत ही मर गए और मेरे पति जो है काफी दिनों बाद मरे, लेकिन उस टाइम तक वो काफी ज्यादा बीमार रहे। रोंगशे ये बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तो ये समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि किस रीजन की वजह से उन्होंने हमारे लोगों को मारा, और साथ ही साथ ये भी बताओ कि मेरी मॉम जो है बाद में खुद तो मर गई और भाई को भी मार दिया, लेकिन वो मुझे जिंदा छोड़ के चली गई। जिस पे ग्रैंड मदर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ और प्लीज तुम अब से बानहुआ से दूर ही रहो, क्योंकि हमारी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं किया है। रोंगशे वहाँ से बाहर चले जाता है और बाहर जाते ही रोंगशे को बानवा दिखती है, लेकिन इस बार रोंगशे बानवा से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करता। मतलब रोंगशे जैसे पोलाइटली बात करता था, लेकिन बानवा से इस बार वो अच्छे से बात नहीं करता है और वहाँ से चले जाता है, जिसे देख के बानवा को ऐसा लग रहा होता है कि आज मैंने रोंगशे की बात नहीं सुनी, शायद से इसी वजह से वो मेरे से गुस्सा होगा। फाइनली बर्थडे पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ पे अचानक से एक आदमी जो है घोड़े में से गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे बानवा आके उसे बचा लेती है, और ये आदमी और कोई नहीं यान फैमिली का इकलौता वारिस यान जेन होता है, जिसके बाद पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया तेरा बन बैठा है जिया। मतलब यान जेन जो है अब बानवा के लिए अच्छा फील करने लग गया है। बानवा तो लेकिन अभी भी रोंगशे को ही लाइक करती है। बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग अब ग्रैंड मदर के आने का वेट कर रहे होते हैं। बानवा जब अपनी ग्रैंड मदर को लेने जाती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर एक दवाई लिख के दे देता है, जिसके बाद जब नैनी जो है ग्रैंड मदर के लिए वो दवाई बना के लेके आती है तो रोंगशे उस दवाई को तुरंत ही फेंक देता है। बानवा रोंगशे पे काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बानवा ने सपने में भी कटोरी गिरने का सीन देखा था, जिसके बाद रोंगशे उस दवाई का टेस्ट करवा देता है जो कि एक जहर होती है, और रोंगशे अपनी जेब में से दवाई निकाल के कहता है कि ये सही दवाई है, जिसे देख के बानवा हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरी ग्रैंड मदर बीमार होने वाली है, और साथ ही साथ डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है वो जहर है और तुम अपने साथ ये दवाई लेके क्यों घूम रहे हो। जिस पे रोंगशे कहता है कि अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए वक्त नहीं है, तो मुझ पे भरोसा रखो, मैंने आज तक कभी भी तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, इस बार लास्ट बार मेरे पे विश्वास कर लो। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर काफी टाइम से नहीं पहुंची थी, तो सभी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं ग्रैंड मदर को देखने के लिए, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक ग्रैंड मदर दवाई पी चुकी थी और बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुकी थी। बाहर निकलते ही रोंगशे दूजिया से चुपचाप कहता है कि उस डॉक्टर को ढूंढो और उस पर नजर रखो। अब पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग ग्रैंड मदर को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो क्राउन प्रिंस अपनी तरफ से एक कौवा लेके आया हुआ होता है, जो कि बोल रहा होता है कि ग्रैंड मदर आप और भी साल जिए और भी साल जिए, कि तभी अचानक से वो कौवा कहने लग जाता है कि क्राउन प्रिंस आप और भी साल जिए, जिसे सुन के राजा काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रैंड मदर का बर्थडे पार्टी थी और क्राउन प्रिंस जो गिफ्ट दे रहा था उसमें कौवा तो क्राउन प्रिंस की ही तारीफ कर रहा था, लेकिन ग्रैंड मदर कहती है कि शायद से कौवे की गलती है, तो प्लीज आप क्राउन प्रिंस को कुछ भी सजा ना सुनाइए। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी बाहर से एक दरबारी आता है और कहता है कि महाराज लोगों ने बाहर हंगामा शुरू कर दिया है। तो उनमें से एक आदमी के जो है इन्फेक्शन हो गया था खाना खाने की वजह से, जिसके बाद बान फैमिली वाले और क्राउन प्रिंस जो है टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि यही लोग तो देख रेख कर रहे थे बाकी सामान की पार्टी इन सब की। जिसके बाद बाहर के दरबारी भी और अंदर के दरबारी भी जो है बान फैमिली के खिलाफ बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये लोग जो है खराब मटीरियल यूज करते हैं, ये सब कुछ वो सब कुछ। जिसके बाद रोंगशे जो है अपने पास से एक डायरी निकालता है और राजा को पकड़ाता है और कहता है कि मैंने इसमें सारे सामान का पैसा हिसाब किताब लिख रखा है कि बान फैमिली वालों ने यानी कि बानवा ने जो है सारे मटेरियल्स जो है काफी अच्छे यूज करे हैं, और उल्टा जो है पैसों की कमी हो गई थी, फिर भी बानवा ने अपनी पॉकेट मनी यूज करके एक्स्ट्रा सामान लगाया है और अच्छी क्वालिटी का सारा सामान खरीदा है। ये सब कुछ देख के जियांग लुओ कहता है कि रोंगशे तुम्हारे पास ये डायरी क्या करी, तुम्हें पता था क्या ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन कोई भी जियांग लुओ की बात ज्यादा नोटिस नहीं करता है, क्योंकि मेन तो यही था कि बान फैमिली जो है बेकसूर है। जिसके बाद राजा जो है जिस इंसान ने ये अफवाह फैलाई थी उसे जेल में डाल देता है और साथ साथ बानहुआ को जो है कुछ पैसे इनाम के तौर पे देता है, क्योंकि बानहुआ ने अपने पैसे मिला के अपनी ग्रैंड मदर की पार्टी जो है और भी अच्छी बनाई है। जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ एक आदमी ग्रैंड मदर के रूम में जाके टाइगर टैली चुरा लेता है। दूजिया उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे सॉफ्टी के आ जाने की वजह से दूजिया उस आदमी को नहीं पकड़ पाता।
सभी लोग अच्छे से खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद फायरवर्क होना शुरू हो जाता है बाहर, जिसे देखने के लिए रोंगशा चले जाता है और बानुआ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद बानुआ कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ, कि मेरी ग्रैंड मदर को गलत दवाई दी गई है और साथ साथ आज हमारे साथ ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन उसके लिए थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे हमारी फैमिली को बचाया और साथ साथ तुम मुझे अपने दिल की सारी बात बता सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिस पे रोंगशा बानुआ को कुछ नहीं कहता और वहां से चले जाता है। अब यहाँ पे बानुआ का मेन मकसद शुरू हो जाता है, यानी कि जियांग लुओ के शरीर में निशान है या नहीं है। तो जियांग लुओ जब घूम रहा होता है तो अचानक से वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है और कहने लग जाती है कि महाराज हम आपका पसीना पोंछ देते हैं, लेकिन वो जो है जियांग लुओ के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। और उसी टाइम पे रॉकी और सॉफ्टी जो है जियांग लुओ की चेस्ट देख लेती है, जो कि बिल्कुल क्लियर होती है, यानी कि बानुआ ने जिसको अपने सपने में देखा था वो जियांग लुओ तो बिल्कुल भी नहीं है। जियांग लुओ जब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पे एक काला कपड़ा पहना हुआ आदमी आता है और यहाँ पे पता चलता है कि ग्रैंड मदर को पॉइजन पिलाना और साथ साथ क्रो को जो है गलत वर्ड सिखाना और बान फैमिली के खिलाफ वो षड्यंत्र रचना, ये सब कुछ जो है जियांग लुओ का प्लान था। जियांग लुओ उस काले कपड़े पहने हुए आदमी से कहता है कि तुम मेरा काम करो और उसके बाद मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूंगा। दूसरी तरफ रोंगशा अपनी मॉम डैड की अस्थियों के सामने बैठ के कह रहा होता है कि मॉम डैड मुझे माफ कर दो, लेकिन आप लोग ये मत समझना कि मैं आप लोगों का बदला नहीं लूंगा। बस मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं खुद से ही सब कुछ करूंगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी इंसान को दुख पहुंचा के या उसको दर्द दे के जो है अपना बदला पूरा करूं, वरना उन गुंडों में और मेरे में अंतर ही क्या रह जाएगा। यानी कि अब ये हो गया है कि रोंगशा जो है बानुआ के जानबूझ के करीब जाने की कोशिश नहीं करेगा और रोंगशा के दिल में जो कड़वाहट थी बानुआ के लिए अब वो पूरी की पूरी साफ हो चुकी है। रोंगशा से मिलने के लिए वही काला कपड़ा पहना हुआ आदमी आता है और ये आदमी और कोई नहीं वांग्यू का सबसे बड़ा भाई चोंगजिन होता है। और चोंगजिन कहता है कि तुम अगर हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें उसके बदले में जो तुम चाहोगे वो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि रोंगशा जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और खास करके राजा के क्लोज है, तो इससे जो है जियांग लुओ को भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी अगर रोंगशा उनकी टीम में आ जाएगा तो। अगले दिन बानुआ अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती है और पूछने की कोशिश करती है कि आप पे हमला किसने करवाया, लेकिन ग्रैंड मदर यहाँ पे कुछ नहीं बताती है। और यहाँ पे ग्रैंड मदर को पता चल चुका होता है कि जियांग लुओ ने उन पे हमला करवाया ताकि अगर ग्रैंड मदर मर जाएगी तो बान फैमिली जो है खतरे में आ जाएगी और बान फैमिली खतरे में आएगी तो जियांग लुओ के लिए इजी हो जाएगा टाइगर टैली को वापस पाना। बानुआ को पता चल जाता है कि डॉक्टर कहाँ पे छिपा पड़ा है, तो बानुआ वहाँ पे चली जाती है जहाँ पे ऑलरेडी रोंगशा भी मौजूद होता है। तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं ताकि डॉक्टर को इजीली पकड़ सके और डॉक्टर कहीं पे भी भाग ना सके। रोंगशा को डॉक्टर मिल जाता है और रोंगशा को इतना ही पता चल चुका होता है कि जियांग लुओ ने ही हमला करवाने की कोशिश की ग्रैंड मदर पे, लेकिन रोंगशा आगे जान पाता कि क्यों करी कि तभी वहाँ पे चोंगजिन आके उस डॉक्टर को मार देता है और दोबारा से रोंगशा से कहता है कि क्या तुम हमारी टीम में शामिल होगे। चोंगजिन आगे कुछ बोल पाता कि तभी वहाँ पे बानुआ आ जाती है, जिस वजह से चोंगजिन वहाँ से चले जाता है और बानुआ को भी बस इतना ही पता चल पाता है कि जियांग लुओ ने उसकी ग्रैंड मदर को मारने की कोशिश की। अगले दिन बानुआ रोंगशा से मिलने जाती है उसकी फीलिंग पूछने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी भागते हुए आता है और बानुआ को बताता है कि आपके घर में यान चेन की मॉम गई है रिश्ता लेके। जिसके बाद बानुआ को घर तक छोड़ने के लिए रोंगशा जा रहा होता है, तो यहाँ पे बानुआ बताती है कि यान चेन जो है बिल्कुल मॉम बॉय टाइप का है, यानी कि वो हमेशा अपनी मॉम की सुनता है। अगर मैंने बाई चांस कुछ चीज दिलाने के लिए बोला और अगर उसकी मॉम ने मना कर दिया तो वो मुझे वो चीज नहीं दिलाएगा। और पता ही है आप लोगों को कि बानुआ जो है बिल्कुल फ्रीली रहना ज्यादा पसंद करती है। अगले दिन फिक्शन की वहाँ पे पार्टी होती है जहाँ पे बानुआ बहुत ज्यादा सुंदर बन के आई हुई होती है और बानुआ की कैप जो है सभी को पसंद आ रखी होती है। बानुआ जाते ही सबसे पहले रोंगशा के पास जाती है और उसको टी ऑफर करती है। थोड़ी देर में वहाँ पे क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस भी आ जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिक्शन काफी ज्यादा खुश हो जाती है उन्हें देख के, जिसके बाद क्राउन प्रिंस जो है रोंगशा को अपने साथ लेके जाता है। तो फिक्शन, क्राउन प्रिंसेस, क्राउन प्रिंस और रोंगशा जो है चले जाते हैं एक साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस जो है इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहा होता है रोंगशा से फिक्शन के बारे में, लेकिन रोंगशा को समझ नहीं पा रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पे बानुआ आ जाती है और आप लोगों को तो पता ही है बानुआ जो भी दिल में आता है उसके वो बोल ही देती है। तो बानुआ सब मैटर समझ जाती है और सीधा सीधा बोल देती है रोंगशा से कि क्या तुम फिक्शन को लाइक करते हो, जिसपे रोंगशा जो है साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ वांग्यू और बांग हेंग का भी रिलेशन काफी अच्छा हो रहा था, यानी कि एज अ दोस्त जो है वो अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। दूसरी तरफ बानुआ के पास यानचेन आता है और सीधा प्रपोज मार देता है, लेकिन यानचेन का तरीका बहुत ज्यादा गंदा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो फोर्स कर रहा है बानुआ को। तो बानुआ तो यानचेन को साफ साफ मना कर देती है, लेकिन फिर भी यानचेन जो है बानुआ को छोड़ नहीं रहा होता है, जिस वजह से रोंगशा गुस्सा हो जाता है और यानचेन से कहता है कि अगर एक बार बानुआ ने मना कर दिया है तो आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है।
ये सब देख के मैं 100% कह सकती हूँ कि फिक्शन को काफी ज्यादा जलन मच रही होगी। थोड़ी देर बाद बानुआ खुद से चली जाती है यान जिन के पास और कहती है कि सपोज करो तुम किसी लड़की को लाइक करते हो तो तुम उसके लिए क्या करोगे। जिसपे यान जिन कहता है कि जो वो कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे बानुआ कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम को वो पसंद नहीं होगा तो। जिसपे यान जिन कहते हैं कि फिर तो मैं उसको मनाने की कोशिश करूंगा और उसको समझाऊंगा। जिसपे बानुआ कहती है यही तो बात है, तुम हमेशा अपनी मॉम की बात सुनोगे तो तुम अपनी वाइफ की कैसे सुन पाओगे, इसी वजह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ। ये सारी बातें रोंगशा भी सुन लेता है और वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई ये तो मेरी वाइफ बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। रोंगशा का घर जाने का टाइम आ जाता है जहाँ पे फिक्शन रोंगशा को रोकने की कोशिश करती है। जिसपे रोंगशा कहता है कि मुझे अभी बानुआ को भी घर छोड़ के आना है। थोड़ी देर बाद फिक्शन नोटिस करती है कि बांग हेंग जो है वांग्यू के साथ खेल रहा है। इसका मतलब रोंगशा और बानुआ जो है कैरेज में अकेले हैं। बांग हेंग जब देखता है कि कैरेज जा रहा है तो वो उसके पीछे भागने लग जाता है। थोड़ी देर बाद बांग हेंग भी कैरेज पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने सुना था आज किसी को रिजेक्ट किया गया है। बांग हेंग को लग रहा होता है कि बानुआ ने रोंगशा को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर बानुआ बताती है कि मैंने जो है यान जेन को रिजेक्ट किया है और रोंगशा ने फिक्शन को। जिसके बाद बांग हेंग कहता है कि क्यों ना तुम लोग शादी कर लो, मतलब नकली की शादी कर लो, जिसके बाद तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। जो कि बानुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ना कि रोंगशा को भी पसंद आता है ये आइडिया, क्योंकि शादी जो है शादी होती है और उसको पूरे रिचुअल्स के साथ करा जाता है और इसका कोई मजाक नहीं उड़ाता है। जिसके बाद बांग हेंग कहता है इससे अच्छा तुम लोग एंगेजमेंट कर लो। जिसे सुन के बानुआ और भी गुस्सा हो जाती है और अपने भाई को कैरेज के बाहर भेज देती है। लेकिन बांग हेंग के कैरेज के बाहर जाने के बाद ही दोनों के दोनों इमेजिन करने लग जाते हैं कि बाई चांस उन्होंने एंगेजमेंट कर भी ली ना तो राजा कहने लग जाएगा कि तुम लोग फटाफट से शादी कर लो। कुछ दिनों बाद यान जिन की मॉम बान हाउस पहुंच जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे बेटे से शादी कर लो। और उल्टा यान जिन की मॉम क्या करती है कि बाहर खड़े लोगों को भी कुछ पैसे दे देती है ताकि वो लोग भी जो है यान जिन की मॉम की सपोर्ट में आ जाते हैं और बानुआ को कहने लग जाते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जब ये बात ग्रैंड मदर को पता चलती है कि उनकी पोती को शादी के लिए जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है तो वो तुरंत ही बान हाउस पहुंच जाती है और यान जिन की मॉम को साफ साफ मना कर देती है। लेकिन यान जिन की मॉम तो होती है थोड़ी अकड़ू टाइप, जिस वजह से वो ग्रैंड मदर से भी कह देती है कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, मेरा बेटा काफी अच्छा है और बानुआ के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। ग्रैंड मदर यान जिन की मॉम से काफी गुस्सा हो जाती है और जब ये बात राजा को पता चलती है कि उनकी आंटी जो है यान फैमिली वालों से गुस्सा है तो वो यान जिन के फादर को बुलाते हैं। जिसपे यान जिन के फादर कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी चाहती है कि यान जिन और बानुआ की शादी हो जाए और आप भी एक बार इसके बारे में सोचिए, प्लीज सोचिए और मदद कीजिए। इन दोनों का रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब हर जगह बानुआ और यान जिन के रिश्ते के बारे में ही बात चल रही होती है तो राजा रोंगशा से अकेले में बात करता है और कहता है कि क्यों ना तुम ही बानुआ से शादी कर लो। जिसपे रोंगशा कहता है कि नहीं, मैं बानुआ के लायक नहीं हूँ तो मैं उनसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो क्राउन प्रिंसेस को ये बात पता चल जाती है और वो फिक्शन को ये बात बता देती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारी ही शादी होगी रोंगशा से, और वैसे भी मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी ना कि रोंगशा को क्या क्या पसंद है और जो भी क्वालिटीज उसे पसंद है वो सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है, तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारी और रोंगशा की ही शादी होगी। ये बात बानुआ को भी पता चल जाती है जिसे सुन के बानुआ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि शायद से मैं रोंगशा के लिए सही नहीं हूँ। जिसमें बानुआ के फैमिली वाले ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद से रोंगशा ने किसी और वे में कहा होगा ये, जिसमें बानुआ अभी भी नहीं मान रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि शायद से मैं रोंगशा के लायक नहीं हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ रोंगशा से दोबारा से चोंग जिन और जियांग लुओ मिलने आते हैं और दोबारा से ग्रुप में ज्वाइन होने की बात करते हैं, लेकिन रोंगशा अभी भी उन लोगों को मना कर देता है। राजा कुछ दिनों बाद शीजिन और उसके फादर को बुलाते हैं और कहते हैं कि बानुआ की शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे, क्योंकि रोंगशा ने भी बानुआ से शादी करने के लिए मना कर दिया है। तो जिसके बाद शीजिन कहते हैं कि ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद राजा का दरबारी कहता है कि यानी कि आप चाहते हैं कि शीजिन जो है बानुआ से शादी करे। जिस पे राजा कहता है कि मैंने कब कहा, मैंने ये तो नहीं कहा ना शीजिन से कि तुम उससे शादी कर लो। लेकिन राजा के बाद शीजिन बहुत ज्यादा सीरियस ले चुका था, जिस वजह से बाहर जाते ही शीजिन रोंगशा से कह देता है कि राजा ने भी मुझे परमिशन दे दी है, इसीलिए अब से तुम बानुआ से दूर ही रहो। जिसपे रोंगशा समझाने की कोशिश भी करता है शीजिन को, लेकिन शीजिन नहीं मानता। क्या करे, प्यार अंधा जो होता है। मतलब राजा ने सिर्फ हल्का सा वर्ड क्या कहा, शीजिन तो कुछ और ही ले समझा। अगले दिन राजा के वहाँ पे जब बैठक होने वाली होती है तो वहीं पे दूसरी तरफ यान जिन की मॉम अपने बेटे को लेके पहुंच जाती है बान हाउस के पास, और जैसे ये बात बानुआ के फादर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो राजमहल के पास है और उनकी फैमिली जो है वहाँ पे अकेले प्रॉब्लम में है। जब ये बात रोंगशा को पता चलती है तो वो बानुआ के फादर को कहते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
राज बैठक जैसे ही शुरू होती है तो यांजिन के फादर कहने लग जाते हैं कि प्लीज आप बानुआ को मना दीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस बानुआ ने मना कर दिया तो मेरी पत्नी ने डिसाइड किया है कि वो पूरी फैमिली के सहित मर जाएगी। जिसके बाद जो है बानुआ के फादर आगे आते हैं और राजा को कुछ कागज दिखाते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आज तक यांजिन के फादर ने कितना कितना घपला कर रखा है। जब राजा ये सारा घपला देखता है तो काफी गुस्सा हो जाता है और ऐलान करता है कि यान जेन की फैमिली से जो है सारी की सारी पोजीशन छीन ली जाएगी और साथ साथ यान जेन के फादर को जेल में डाल दिया जाएगा। और जब ये बात यान जेन की मदर को पता चलती है तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने सोच रखा था कि बानहुआ को अपनी बहू बनाकर उस पर हुक्म चलाना, लेकिन अब तो उसकी पोजीशन ही सारी छिन चुकी है। रोंगशा बाद में जेल जाता है यांजिन के फादर से मिलने के लिए, जिसके बाद यांजिन के फादर समझ जाते हैं कि बानहुआ के फादर को किसने सबूत लाके दिया है। और यहाँ पे यांजिन के फादर समझ जाते हैं कि रोंगशा कौन है। और यहाँ पे रोंगशा पूछने की भी कोशिश करता है यांजिन के फादर से कि पहले जो हुआ था हादसा उन सब चीज के पीछे क्या कारण था, लेकिन यांजिन के फादर नहीं बताते हैं और कहते हैं कि अगर बाई चांस ये सारी बातें राजा को पता चलेंगी तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे तुमसे। दूसरी तरफ बानहुआ दोबारा से एक सपना देखती है जिसमें बीच रोड में किसी ने उसको मार दिया होता है, और जैसे ये सपना टूटता है तो बानहुआ खड़ी होती है और सीधा चली जाती है शीजिन से मिलने के लिए। शीजिन के पास वो थोड़ा बहुत लड़ती है और उसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर द्वारा सिखाई हुई टेक्निक को सिखाती है शीजिन को। बांग हैंग जब बानहुआ और शीजिन को साथ में देखता है तो वो सीधा चले जाता है रोंगशे के पास और कहता है कि प्लीज आप मेरी बहन को प्रपोज कर लो, क्योंकि अगर बाई चांस उसने शीजिन से शादी कर ली तो दोनों के दोनों मटेरियल आर्ट्स में चैंपियन है और वो इसके बाद जो है मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लग जाएंगे। रोंगशा कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन का दिल कैसे जीत सकता हूँ, तुम्हारी बहन का दिल जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसपे बांग हैंग कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम इजीली जीत जाओगे। जिसके बाद रोंगशा भी बांग हैंग की बात मान लेता है और रोंगशा तो चाहता ही था बानहुआ को अपनी दिल की बात बताना। वैसे भी शीजिन आज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि बानहुआ उसके इतने ज्यादा क्लोज थी और ग्रैंडफादर शीजिन की फीलिंग समझ जाते हैं और शीजिन से कहते हैं कि क्या तुमने बानहुआ को कुछ गिफ्ट दिया, जिसपे शीजिन साफ साफ मना कर देता है। जिसपे ग्रैंडफादर कहते हैं कि बानहुआ को जो है व्हाइट फॉक्स का फर चाहिए था, अगर तुम उसे लाके दे दोगे तो वो तुमसे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी। जिसके बाद शीजिन जो है शिकार के लिए निकल जाता है, लेकिन शिकार करते टाइम शीजिन के चेस्ट में चोट लग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ रोंगशा की मॉम ने रोंगशा के लिए व्हाइट फॉक्स के फर बचा रखे थे, लेकिन रोंगशा उन फरों को लेके बानहुआ के घर में चले जाता है, लेकिन बानहुआ इस बार रोंगशा को देखती भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। बानहुआ शीजिन की चोट को देखने के लिए गई हुई होती है और वहाँ पे जाते ही थोड़ा बानहुआ रिलैक्स फील करती है, क्योंकि शीजिन के जो है लेफ्ट साइड में चोट लगी हुई थी और बानहुआ ने सपने में जिस आदमी को देखा था उसके राइट साइड में लगी हुई थी। फिक्शन बानहुआ को उसके भाई की चोट में मरहम लगाते हुए देख लेती है। जिसके बाद फिक्शन चली जाती है लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे रोंगशा आ जाता है और रोंगशा के आते ही फिक्शन अपनी दासी से कहने लग जाती है कि बानहुआ को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, बानहुआ को किसी पराया आदमी की चोट में ऐसे मरहम नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन रोंगशा कुछ भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और वहाँ से जाने लगता है। फिक्शन रोंगशा को साथ में घर चलने के लिए कहती है, जिसपे रोंगशा कहते हैं कि ऐसे किसी लड़की को किसी पराया लड़के के साथ कोई देख लेगा तो सब लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। जिसके बाद रोंगशा वहाँ से चले जाता है, लेकिन फिक्शन गुस्सा हो जाती है ये सोच के कि मतलब अगर रोंगशा बानहुआ के साथ जाए तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर मेरे साथ चले तो वो सब कुछ खराब है। बानहुआ जब घर पहुंचती है तो उसकी मॉम देखती है कि बानहुआ जो है फर लेके आई है, वो भी सफेद कपड़े में लपेट के, और इसका मतलब होता है चाइनीज में कि वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन बानहुआ को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। वहीं पे दूसरी तरफ बांग हैंग भी जो है रोंगशा को रात को खाने के लिए इन्वाइट कर लेता है। रोंगशा भी व्हाइट फर को व्हाइट कपड़े में लपेट के ही आता है। जिसके बाद रोंगशा जो है सभी लोगों के साथ खाने खाने लग जाता है, लेकिन रोंगशा कुछ भी लेने की कोशिश करता तो बानहुआ यही कहने लग जाती ये भी शीजिन लाया है और ये भी शीजिन लाया है। जिसके बाद रोंगशा कहते हैं कि इससे अच्छा मुझे कुछ फ्रूट्स ही दे दो, जिसपे जो है रॉकी कुछ घास फूस लेके आ जाती है रोंगशा के लिए, जिस वजह से रोंगशा को वही खाना पड़ता है। बानहुआ गुस्से में ही होती है कि तभी बानहुआ के फादर भी बता देते हैं रोंगशा को कि तुमने राजा को कहा था ना कि तुम बानहुआ के लायक नहीं हो, जिस वजह से बानहुआ काफी गुस्से में है। जिसके बाद चले जाता है रोंगशा बानहुआ के पीछे पीछे उसको सब कुछ समझाने के लिए। बानहुआ इस बार रोंगशा पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ मेरा मजाक उड़ाने के लिए कहा था ना, जिसपे रोंगशा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बानहुआ नहीं सुन रही होती है। जिसके बाद रोंगशा कह देता है मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि तुम अमीर परिवार से भी हो और साथ साथ तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है, लेकिन मेरे पास ना ही फैमिली और मैं ना ही ज्यादा अमीर हूँ। लेकिन बानहुआ अभी भी कुछ नहीं सुन रही होती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कि तभी रोंगशा उसको रोक लेता है और सीधा किस कर लेता है और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म होता है। कुछ रीजंस की वजह से वीडियोस एडिट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब से उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय।